लक्ष्य जी के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज साइंस का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि मानव शरीर द्वारा कुछ जटिल पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में कुछ एंजाइमों द्वारा तोड़ा जाता है, जिससे पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसलिए मानव पाचन तंत्र कुछ अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे कि सामान्य जो अंग है, पहला है मुख या माउथ, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली और चौथा है अमाशय या स्टमक, और अगला है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और मलद्वार। ये सारे अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और इनको सम्मिलित रूप से आहार नाल भी बोल सकते हैं। आहार नाल मुख से लेके मलद्वार तक 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। जैसा कि कुछ भोज्य पदार्थों को पचित करने के लिए कुछ ग्रंथियों की आवश्यकता होती है, जो कि कुछ एंजाइमों का स्रावन करती है। जैसे कि कुछ ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि जो कि मुख में पाई जाती है, और यकृत ग्रंथि या लीवर, और अग्नाशय या पैनक्रियाज। ये जो सामान्य ग्रंथियां हैं जो कि भोजन को पचाने में सहायता करती है, जो कुछ विशिष्ट एंजाइमों का स्रावन करती है। मानव पाचन तंत्र में पहला जो अंग है वो मुख होता है, जिसमें 32 दांत पाए जाते हैं। 16 दांत नीचे वाले जबड़े में और 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। मुख 2 मांसल होंठों द्वारा घिरा रहता है। मुख में अधर तल पर एक पेशीय जीभ या जीवा या टंग पाई जाती है, जो कि भोजन को मिश्रित करने में सहायता करती है। दांत, जो कि मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उनके जो नाम है कृंतक, रत्नक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक दांत होते हैं वो बिल्कुल आगे की तरफ पाए जाते हैं, और जो रत्नक दांत होते हैं वो कृंतक के साइड में पाए जाते हैं, और अग्रच्वर्णक उससे पीछे और च्वर्णक बिल्कुल लास्ट में पाए जाते हैं। इनकी संख्या होती है, कृंतक दांत 2 होते हैं, रत्नक होते हैं वो 1 होता है, और अग्रच्वर्णक 2 प्रकार के और च्वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़ों में समान रूप से पाए जाते हैं। जैसा कि अभी बातचीत हुई है कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इन कृंतक को इंग्लिश में इंसाइजर भी बोला जाता है, रत्नक को सीजर, और अग्रच्वर्णक को प्रीमोलर और च्वर्णक को मोलर बोला जाता है। इन चारों दांतों का, 4 प्रकार के दांतों का एक सूत्र होता है, जिन्हें डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र बोला जाता है, जो कि ऊपर और नीचे वाले जबड़ों के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। 16 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 16 नीचे वाले जबड़े में होते हैं, जिससे टोटल संख्या इनकी 32 होती है। मानव में जो दांत पाए जाते हैं वो गर्त दंती प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि ये गर्त या एक गड्ढे में व्यवस्थित होते हैं, जो कि मसूड़ों द्वारा चिपके रहते हैं। और ये द्विबार दंती भी होते हैं। द्विबार दंती, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्विबार दंती इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दांत मनुष्य में जीवन में 2 बार आते हैं। बच्चों के दांतों को दूध के दांत भी बोला जाता है। मुख के बाद मुख गुहा के पीछे की तरफ, अर्थात जीभ के पीछे की तरफ एक संरचना पाई जाती है, जिसे ग्रसनी बोला जाता है। ग्रसनी में 2 संरचनाएं ओपन होती है या खुलती है, एक ग्रासनाल और एक श्वासनली। भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनाल में जाता है। इसकी संरचना इस प्रकार बनी होती है कि
भोजन श्वास नली में न जाए, केवल ग्रास नली में ही जा पाए। श्वास नली और ग्रास नली दोनों मिलकर ग्रसनी का निर्माण करते हैं। श्वास नली मनुष्य के अधर भाग में पाई जाती है और जबकि श्वास नली मनुष्य के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। जैसे कि ये ग्रास नली है और ये श्वास नली। तो श्वास नली मनुष्य के अग्र भाग यानी अधर भाग में पाई जाती है और जो ग्रास नली होती है वो पृष्ठ भाग में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं अमाशय की या स्टमक की। अभी ग्रास नली नीचे की तरफ, ग्रास नली के अंतिम छोर पर एक जे प्रकार की संरचना पाई जाती है। जे प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे अमाशय या स्टमक बोलते हैं, जिसे आम भाषा में पेट भी बोला जाता है। अमाशय छोटी आंत के द्वारा जुड़ा होता है और ऊपरी भाग से ग्रास नली द्वारा जुड़ा होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अमाशय में कई प्रकार के निष्क्रिय एंजाइम स्रावित होते हैं, कुछ अम्ल स्रावित होता है जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो कि कुछ निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायक होता है, या इसमें जठर रस का स्रावन भी होता है क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है जो कि जठर रस का स्रावन करती है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब अमाशय के बाद बात करें छोटी आंत, क्योंकि अमाशय का निचला छोर या अंतिम छोर छोटी आंत से जुड़ा होता है। जैसा कि अमाशय का जो कि अंतिम छोर है या लास्ट वाला सिरा है जो कि पाइलोरिक सिरा है, वो छोटी आंत से जुड़ा होता है अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन से। छोटी आंत 6 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत ऐसा अंग है जहां भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। यह अति महत्वपूर्ण अंग है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणी या इंग्लिश में से बोलते हैं ड्यूडेनम, अग्र शुदांतर या जेजुनम और शुदांतर या आइलियम। इसके 3 भाग होते हैं जो कि भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। अब छोटी आंत का जो सिरा है वो बड़ी आंत के सीकम या अंगनाल भाग से जुड़ा होता है, अर्थात जो बड़ी आंत होती है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। अंगनाल के सीकम या अंगनाल भाग से एक संरचना निकलती है जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है, जो कि अवशेषी अंग होता है जो किसी काम का नहीं होता। बड़ी आंत एक ऐसा अंग है जिसमें जल और खनिज लवण ही अवशोषित हो पाते हैं और सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अब बड़ी आंत का जो मलाशय भाग है वो एनल कैनाल में खुलता है। एनल कैनाल में खुलता है और जो एनल कैनाल है वो एनल में या मल द्वार में खुलती है। मल द्वार आहार नली का सबसे अंतिम भाग है और जबकि मुख सबसे आरंभिक भाग है, अर्थात आहार नली या पाचन तंत्र का जो भाग है वो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक होता है। बड़ी आंत का एक मुख्य कार्य ये भी है कि इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि छोटी आंत से बचे हुए अपचित भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। मानव पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें पाचन ग्रंथियां बोला जाता है। पाचन ग्रंथियां मुख्यतः जो 3 प्रकार की है वो है लार ग्रंथियां
और यकृत ग्रंथि और अग्नाशय। अब बात करेंगे लार ग्रंथि की या सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कर्णपूरक ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कर्णपूरक ग्रंथि यानी कान से पहले, अर्थात कान से पहले अर्थात गाल के पास यह ग्रंथि पाई जाती है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड बोला जाता है। यह एक तरल का स्त्रावन करती है या एक फ्लूइड का स्त्रावन करती है। दूसरी जो ग्रंथि है अधोजंब ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसका मतलब यह है कि यह ग्रंथि नीचे वाले जबड़े के अंतिम छोर या साइड वाले छोर पर पाई जाती है। ये तरल और श्लेष्मा या म्यूकस दोनों का स्त्रवन करती है, जो कि भोजन को मिश्रित करने में सहायता करते हैं। और अगली ग्रंथि है अधोजीवा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड। अधोजीवा जैसे नाम से पता चल रहा है, क्योंकि यह ग्रंथि जीवा या जीभ के नीचे वाले भाग में पाई जाती है या नीचे पाई जाती है। यह केवल और केवल श्लेष्मा का या म्यूकस का ही स्त्रवन करती है, अर्थात ये तीनों लार ग्रंथियां मिलकर मुख में भोजन का पाचन करवाने में सहायता करती है, क्योंकि मुख में स्टार्च का पाचन होता है। अगली जो ग्रंथि है जिसकी बात करेंगे यकृत ग्रंथि या लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि मनुष्य के दाईं तरफ पाई जाती है। इसका वजन 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह छोटी छोटी पालियों से बना होता है, जिन्हें यकृत पालियां बोला जाता है, जो कि इसकी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाइयां होती है। यकृत पालियां इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती है, जो कि महत्वपूर्ण है। लीवर या यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, जैसे कि ये पित्त का स्त्रवन करती है। ये पित्त का स्त्रवन करती है, जो कि पित्त वाहिनियों द्वारा आकर यकृत या लीवर के नीचे पित्ताशय में एकत्रित या स्टोर होता रहता है। अर्थात यकृत से स्त्रवित हुआ पित्त वाहिनियों द्वारा पित्ताशय में एकत्रित होता है, जिसे पित्ताशय द्वारा ग्रास नली में या छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए इसका स्त्रवन कर दिया जाता है। अर्थात इसका महत्वपूर्ण भाग है भोजन को पचाने में। अब अगली ग्रंथि की बात करें पैनक्रियाज या अग्नाशय। ये अमाशय और छोटी आंत के मध्य भाग में पाए जाने वाली एक लंबी संरचना है। यह मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि है। मिश्रित अंतःस्रावी, मिश्रित अर्थात बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात अंतःस्रावन में ये इंसुलिन व ग्लूकागोन नामक हार्मोनों का स्त्रावन करती है, जो कि मनुष्य में रक्त में शर्करा के स्तर को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं। 2 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि ब्लड में या रक्त में शर्करा के स्तर को कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अग्नाशय का जो बाह्य स्त्राव है या बाह्य स्त्रावन है, उसमें कुछ अग्नाशय रसों का स्त्रावन होता है, जो कि छोटी आंत में मिश्रित होकर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं या कुछ भोज्य पदार्थों या घटकों का पाचन में सहायता करते हैं। जैसा कि मानव पाचन तंत्र मुख से आरंभ होता है, तो मुख में कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती है, जैसा कि पहले बात हो चुकी है। लार ग्रंथियां कुछ एंजाइमों का स्त्रावन करती है, जो कि एंजाइम है टाइलिन और एमाइलेज।
मुख में स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन और एमाइलेज द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, जिससे छोटे पॉलीसैकेराइड बनते हैं। और इससे आगे वो छोटे पॉलीसैकेराइड या स्टार्च का जो पचित भाग है वो अमाशय में आता है। अमाशय में दो प्रकार के सक्रिय एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन पेप्सिनोजिन से बना होता है, जो कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक या जठर रस द्वारा पेप्सिन में बदल दिया जाता है। अमाशय में HCl के कारण अत्यधिक अम्लता पाई जाती है, जिसकी pH 1 से 1.8 होती है, जो कि HCl के कारण होती है। HCl कुछ निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदल देता है, जो कि आगे जो प्रोटीन भाग होता है, भोज्य पदार्थ में जो प्रोटीन पदार्थ होता है या भाग होता है, उसे छोटे छोटे भागों में या पेप्टाइडों में बदला जाता है। रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो कि केसिन नामक की प्रोटीन होती है, उसे पैराकेसिन में बदल दिया जाता है। अब भोजन छोटी आंत में आता है। अब जो अग्नाशय से एंजाइम स्रावित होते हैं वो छोटी आंत पर कार्य करते हैं या एक्ट करते हैं। अब अग्नाशय से स्रावित होने वाले कुछ एंजाइम निम्न है, जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस। ये भी कुछ प्रोटीन जो होते हैं उन्हें पेप्टाइड्स या अमीनो अम्लों में बदलते हैं या तोड़ते हैं, जो कि छोटी आंत पर कार्य करते हैं। अब छोटी आंत में कुछ आंतरीय रस स्रावित होते हैं या एंजाइम होते हैं कुछ, जो कि निम्न है: माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज और न्यूक्लियेजेस। ये माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज ये एंजाइम होते हैं जो कि डाइसैकेराइड जो शर्कराएं होती है, शुगर होती है, उन्हें मोनोसैकेराइड में बदलती है, जो उन्हें और सरल रूप में परिवर्तित करती है। लाइपेज कुछ वसा जो होती है उन्हें वसीय अम्लों में बदल देता है। न्यूक्लियेजेज कुछ न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लिक अम्लों में बदल देता है। इसके बाद जो लीवर है या यकृत है, जैसा कि पहले बात हो चुकी है, ये पित्त का स्त्रवन करता है, जिसमें कुछ पित्त लवण पाए जाते हैं। अभी जैसा कि पाचन तंत्र में कुछ ग्रंथियां जैसे कि सहायक होती है, लार ग्रंथि, अमाशय, अग्नाशय, जो कुछ आंतरीय रस पाए जाते हैं, और लीवर, इनकी कुछ विशिष्ट पीएच होती है जिस पर ये कार्य करते हैं, जिससे ये कुछ एंजाइमों को परिवर्तित करते हैं या उन्हें तोड़ते हैं या उन्हें सरल रूप में बदलते हैं। जैसे कि अमाशय है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl की उपस्थिति के कारण इसकी पीएच अत्यधिक अम्लीय होती है, अत्यधिक अम्लीय 1 से 1.8। और अगर बात करें पैंक्रियाज या अग्नाशय की, इनकी पीएच 7.5 से 9 के भी मध्य होती है, अर्थात क्षारीय होती है। आंतरीय रस, इनमें भी पीएच क्षारीय होती है, लगभग 7.5 या 7 और 9 के मध्य पाई जाती है। और लार ग्रंथियों में पीएच का मान 6 से 7 के बीच में, अर्थात लगभग उदासीन प्रकृति की पीएच होती है, जो कि स्टार्च का पाचन करती है। अर्थात ये अंग या कुछ ग्रंथियां विभिन्न प्रकार की पीएच
पर कुछ एंजाइमों का स्त्रवण करती है और जो कि मानव में भोजन के पाचन में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। अब जैसा कि स्टार्टिंग से देखें तो मनुष्य द्वारा भोजन का सेवन किया जाता है, जो कि दांतों द्वारा उन्हें कुतरकर या चबाकर जीभ द्वारा से मिश्रित कर कर इसे आगे ग्रास नली में भेजा जाता है। ग्रास नली में कुछ पेशीय संकुचन से या संकुचन क्रियाओं से भोजन आगे खिसकता हुआ अमाशय में आता है। अमाशय में कुछ एंजाइमों का स्त्रवण होता है जिससे भोजन का और पाचन हो जाता है, या कुछ एंजाइम उसमें मिश्रित हो जाते हैं। अब अमाशय में भी पेशीय संकुचन से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है और छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में कुछ क्षारीय स्त्रवण होते हैं या क्षारीय रस होते हैं, अर्थात जिनकी पीएच क्षारीय होती है वो, या इसमें कुछ अग्नाशीय रसों का भी मिश्रण होता है जिससे भोजन का और पाचन होता है और इससे यह भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि छोटी आंत ऐसा भाग है जहां भोजन का अवशोषण मैक्सिमम होता है, अधिकतम, और बड़ी आंत जिसमें कुछ जो बचा हुआ अपचित भाग है वो कुछ जीवाणुओं द्वारा पचित कर लिया जाता है। जैसा कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। इसके बाद जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में जो भोजन अवशोषण होता है वो अवशोषित भाग या पदार्थ रक्त में पहुंचा दिया जाता है, जो कि मनुष्य के विकास या वृद्धि में सहायक है। इसके बाद अपचित भोजन मलाशय में आता है। मलाशय में यह एकत्रित रहता है। इसके द्वारा कुछ संकुचन क्रियाओं के द्वारा यह मल द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है।